बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इरफान हाशमी आपको शो में लंदन से खुशामदीद कहता हूँ। लाहौर से मुझे एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान अजहर सदीक साहब ने ज्वाइन किया है। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम इरफान हाशमी साहब, ईद मुबारक जी आप सब लोगों को। सर खैर मुबारक, और साथ साथ आपको इमरान रियाज खान की रिहाई भी मुबारक, आपको भी और हमारे तमाम सुनने वालों को भी। और ये क्रेडिट जो है, बहुत सारे लोग हैं जो समझते हैं कि उनका अपना किरदार था, लेकिन आई पर्सनली फील जो स्ट्रगल आपने की है पिछले 2 दिनों के अंदर, और जिस चीज को मंतकी अंजाम तक पहुंचाना था, वो बहुत ही जरूरी था। क्योंकि सर हम ये समझते हैं कि अदालतों के अंदर केस कैसे लड़ना, ये भी एक बड़ा एक बुनियादी सा सवाल है, उसकी तरफ भी हम आएंगे। लेकिन आज सर माहौल क्या था अदालत का? अदालत में क्या प्रोसीडिंग्स हुई? सवाल भी सुना किया गया अदालत की तरफ से कि इमरान रियाज आपको हथकड़ियां तो नहीं लगाई गई, जिस पर उन्होंने कहा कि मेरी हथकड़ियां कुछ देर पहले ही खोल दी गई हैं। सर अदालत की जो प्रोसीडिंग थी मुझे थोड़ी सी बताइएगा, और फिर मेरे पास ना एक परंदा है सवालात का, केस के हवाले से भी, और फिर लोगों ने जो सवाल आपके लिए हमारे तक पहुंचाए। बहुत शुक्रिया इरफान हाशमी साहब। वैसे तो कल से हम एक कोशिश कर रहे थे और उसमें ये था कि सुप्रीम कोर्ट के सामने मैटर ले आया। बड़े सीनियर जर्नलिस्ट हैं, वो सारे मामले को लेके जा रहे थे। मैं नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन वो सारे वो लोग हैं जो हम ख्याल हैं, और मैं समझता हूँ एक टाइम आ गया है हम ख्याल सहाफियों को, जर्नलिस्ट को, एंकर्स को अब इकट्ठा होना चाहिए। रात ही यानी कल से ही कोशिशें चल रही थी और लोगों के सवाल थे और लोगों के सवाल जायज थे कि ये आला अदालतों में मामले क्यों नहीं लेके जा रहे, कि एक एफआईआर नहीं है, 17-18 एफआईआर और सेम नेचर की हैं। तो हाईकोर्ट को तो इख्तियार है, और हाईकोर्ट पर पेरेंटल जुरिसडिक्शन रखता है या सुप्रीम कोर्ट में लेकर जाए। वो कल से ही कोशिशें चल रही थी। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, क्रेडिट गोस टू जनाब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, जनाब जस्टिस उमर अता बिंदयाल साहब। उन्होंने इस मामले को टेकअप किया और जहां भी जो मुतलका अदालत थी उसके सामने केस के हवाले से बात हुई और केस फिक्स हुआ। लेकिन साथ साथ एक जो दूसरी बात थी, वो सोने नहीं दिया बीवी ने। साइमा आप तो मिले हुए हैं, वो सुबह सुबह उठा दिया, 8 बजे मुझे उठा के उठो। तो मैं क्या हुआ, और रेस्ट है, रेस्ट कर रहे तो कहते नहीं उठो जाके। तो मैं कहीं नाश्ता कर ले, उन्होंने कहा निकलो जल्दी से बाहर और इमरान रियाज के पास फौरन पहुंचो। मैंने मैंने जेब भी आप देख रहे हो गई, जेब जेब कोई नहीं की, पहुंच गए। अब चूंकि बेसिकली कैंट कचहरी में आना था उन्हें, पहले पता लगा थाने में रखा है, कैंट कचहरी में पहुंच गए, वहां हालात और वाकयात सामने आए। वहां एक अजीब सा माहौल था, साफियों को अंदर रहने नहीं दिया जा रहा था। सरकारी वकील ने निकालने की कोशिश की, मुझे जरा सख्ती करनी पड़ी वहां पर। फिर वह साफियों से लड़ाई की कोशिश की, तो मैं समझ गया कि माहौल यहाँ का गर्म है और यहाँ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है वो किसी ना किसी तरीके से छाई हुई है। फिर पता चला कि मामला, वो पता तो मुझे रात का ही था और मैंने रात को ट्वीट अच्छा, कर दिया था कि अच्छी। नून लीग वाले वहां पे पहुंचे हुए थे, अपने अपने रूप चेंज करके, भेस बदल के जी पहुंचे हुए थे। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। और फिर मामला जो है, पता तो मुझे रात का ही था कि हाईकोर्ट में ये मामला टेकअप होने वाला है। हाईकोर्ट हम पहुंच गए। जस्टिस अली बकर नजफी, आप काफी दफा पेश हुए हैं, आपको तो उनका पता है, आप तो बल्कि उनको वकील के जमाने से जानते हैं। उनके सामने मैटर टेकअप आया, सारा आया, उनके अपने सवाल थे, वो तैयारी कर आए हुए थे सारी चीजों को सामने रखते हुए कि को कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस की इंटरप्रिटेशन की। लेकिन उन सारी चीजों को बड़ा मुश्किल था जस्टिफाई करना, किस बुनियाद के ऊपर। जब अदालत को बताया गया कि एक एफआईआर क्वैश कर दी है, जो खासतौर पर अटक की है, एफआईए की जुरिसडिक्शन के हवाले से बात आई, फिर फिर चकवाल ने एक जुडिशल भेज दिया हुआ है, तीसरी की तरफ बात आती थी। अदालत ने ब्रेक ली, इतनी देर में खबर आ गई कि कैंट कचहरी में मैजिस्ट्रेट कह रहा है कि मैं 4 बजे से पहले पहले फैसला कर दूंगा, मुझे नहीं पता, जिस तरह मर्जी। उसे बताया गया हाईकोर्ट में मामला मौजूद है, लेकिन वहां से भागना पड़ा और 4 बजने में 5 मिनट में मैं पहुंच गया था। मैजिस्ट्रेट के सामने सारा केस रखा, एफआईआर पढ़ चुका था। मैंने कहा जी एफआईआर मुझे पता है, जुबानी याद है, सारी एफआईआर को एक ही राइटिंग है, एक ही नुक्ता नजर है और ये आजादी सहाफत में मुदाखलत के कॉन्टेक्स्ट में है। फिर बताया कि दायरा इख्तियार नहीं है, चूंकि जो बात हो रही थी वो हो रही थी ऑडियो वीडियो प्रोग्राम की। मिसाल के तौर पर आप यहाँ वीडियो इंग्लैंड में रिकॉर्ड कर रहे हैं, आपके पर्चे में लाहौर में दर्ज हो जाए, वो तो हो नहीं सकता ना। और वो पुलिस नहीं कर सकती, पुलिस वहां कर सकती है। बिल्कुल। कानून सर उसमें यहाँ पर ये होता है कि ओरिजिनेट कहाँ से हुई। अगर एक यस, वीडियो अमेरिका से ओरिजिनेट होती है तो फिर ऑब्वियसली अमेरिका में वो केस चलेगा। अगर एक वीडियो हम यहाँ पर किसी के हवाले से कोई बात करते हैं तो वो बर्तानिया में केस चलेगा। और ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग है अपने सुनने वालों के लिए इंफॉर्मेशन। बाज लोग हमारे सहाफी
जो लोग यहाँ पर बैठे हैं उनके हवाले से अगर सर बात करनी हो तो वो पाकिस्तान जाकर करते हैं, क्योंकि जुरिस्डिक्शन का मामला है। और ये केस हुआ भी यहाँ पर, इस किस्म के मुताबिक केसेस मौजूद है। और आपको तो याद है नासिर भट्ट ने हमारे ऊपर बर्तानिया में केस किया, आपने भुगता हुआ, मैंने मिलकर भुगता हुआ, और ये कौम को नहीं पता कि हम खामोशी से ही गुमनाम एक लड़ाई केस लड़ते रहे हैं, आप माफियाज के अगेंस्ट लड़ाई लड़ते रहे हैं, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, ये तो बात क्या है, हकायक पे है। अच्छा सर, और जो एक बात इसमें आपने एक इसमें नुकता ये है कि ये 17 केसेस एक ही नौयत है, ये मर्ज क्यों नहीं हुई एफआईआर? ये एक बड़ा बुनियादी सवाल था। अब आप एक ही केस है पाकिस्तान के, अगर 45 या 50 शहरों में, तो 50 शहरों की पुलिस फिर पकड़ लेकर जाएगी किसी को भी, ये बहुत इंटरेस्टिंग बात है। वो तो यही रहा था असूली तौर पर सुगरा बीबी का केस ये है। और हमने अदालत के सामने, मैंने जब आज बहस करते हुए यही रखा कि ये पुलिस की तो जुरिस्डिक्शन बनती नहीं है। पुलिस की जुरिस्डिक्शन ऐसे बनती है कि उसमें वकूआ हो। मेरा मोबाइल यहाँ पर, मैंने कहा यहाँ से चोरी करते हैं मेरे प्रोसिक्यूटर और कराची लेकर चले जाते हैं। मैं पर्चे की दरखास्त कहता हूँ, भाई वो तो कराची बैठा हुआ है। मैं कराची जाता हूँ तो कराची पुलिस कहती है, और वो बात ठीक करती है कि भाई चोरी तो हुई है, माले मसरूका जो है वो लाहौर से हुआ है, तो वो तो बन गया। यानी मैं, ऐसा तो नहीं है ना, मिसाल के तौर पर मेरा मोबाइल चोरी किया हुआ या कोई कत्ल हुआ देखा हुआ, टीवी चैनल्स के ऊपर कत्ल हुआ देख लिया हमने, और हम कराची बैठे हैं, हम कोयटा बैठे हैं, तो वहां पर दर्ज कराएंगे, भाई मैंने देख लिया ना कत्ल। तो मैं क्या, इस तरह तो ना रुकने वाला एक सिलसिला इंतनाई शुरू हो जाएगा और हर कोई उठा के, यानी वकूए की इंपॉर्टेंस, जो टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन है वो खत्म हो जाएगी। फिर एफआईए के कॉन्टेक्स्ट में बताया, एफआईए ने अटक के मामले में कह दिया था कि जुरिस्डिक्शन नहीं है, एफआईए आना नहीं चाहती, पर पुलिस ने मुख्तलिफ दफात, 505 की बात है, 123 की बात है, तो 196 कहता है कि अगर सरकार के बारे में ये बात हो तो सरकार ने इजाजत देनी है पहले। वो बाद में कहते रहे चीफ सेक्रेटरी से इजाजत ले ली है, लेकिन वो पर्चे सारे दर्ज हो गए। अब पर एक बड़ी जबरदस्त बात है, अगर एक खत्म कर दूं बात, वो जब सरकारी वकील ने कहा जी जो उन्होंने जुर्म किया, मैंने कहा बता तो दे जुर्म क्या है हमें। उन्होंने कहा जी इन्होंने लफ्ज इस्तेमाल किया इम्पोर्टेड हुकूमत। क्या लफ्ज इस्तेमाल किए? हम कहते इम्पोर्टेड हैं, हुकूमत। आप भी करें सर, करें, ये इम्पोर्टेड हुकूमत है, मैं भी कहता हूँ इम्पोर्टेड हुकूमत है। अब हमारे भी पर्चा करवा दें। और ये बड़ी मजेदार बात है, जैसे ही लफ्ज इम्पोर्टेड हुकूमत का है, पूरी अदालत में क्या क्या लग गया कि जनाब ये वेज है। मैंने कहा जी 22 करोड़ में से 16.5 करोड़ अवाम यही कह रही है कि ये इम्पोर्टेड हुकूमत है, तो सबके साढ़े पर्चे कराओ। 16 करोड़ को अंदर ले आए, अंदर ले आएंगे। अल्टीमेटली बात वही है, हथकड़ी लगाई हुई थी, हथकड़ी का कहा, उन्होंने कहा जी दहशतगर्दी। अब्दुल्ला मलिक हमारे साथ मौजूद है, मैंने कहा जी बिल्कुल जो दहशतगर्द है, इमरान रियाज दहशतगर्द है, खुदा रहा। इन चीजों को आपने जो, और फिर जुरिस्डिक्शन के कॉन्टेक्स्ट में सारी अल्टीमेटली बहस होने के बाद अदालत में बड़ी लंबी, कुछ 20 40 45 मिनट की बहस हुई, अदालत ने वो एफआईआर, यानी जो है ना, डिस्चार्ज कर दिया इमरान रियाज को। हथकड़ियां खुल गई। इतनी देर में हाईकोर्ट बुला लिया हुआ था, हाईकोर्ट पहुंचे गए। हाईकोर्ट ने फिर अल्टीमेटली जो है अपना जो आप अंदाजा लगाए कि एडवोकेट जनरल पंजाब को पता है ये पर्चे खारिज होने वाले हैं, तो चालाकी ये की कि जनाब इनकी जमानत दे दे कि ईद घर गुजार ले। अब ये फासिस्ट गवर्नमेंट जो है ना, ये इस तरह आ गई, और वो समझने बड़ा एहसान कर रही है, भाई आप नंगे हो गए हैं, आप ये एफआईआर बचा नहीं सकेंगी। और अल्टीमेटली उस बात पे ऐसा हो गया, साथ इमरान के ऊपर एक कैप लगा दी कि आप इस तरह की बातें नहीं करेंगे। हाईकोर्ट शायद बेल में इस तरह की कंडीशन शायद नहीं लगा सकती, मेरा अपना एक नुक्ता नजर इस कॉन्टेक्स्ट में है। लेकिन ये ईद के बाद चलेगी, ये 10 दिन का टाइम मांगा है कि एफआईआर में जवाब दाखिल करना है, और ईद के फौरन बाद जो भी डिटेल में फैसला आ जाएगा, ईद के फौरन बाद जो है वो इमरान खान को पेश होना पड़ेगा मुतलका मैजिस्ट्रेट में। जो एक जो अटक वाली थी ना जी, चकवाल वाली, चकवाल में जुडिशल कर दिया था, जेल के ऑर्डर कर दिए थे, तो इसलिए वहां पर वो फिर अदालत ने बेल दे दी है 14 तक के लिए। 18 या 19 हाँ को दोबारा जो उन्होंने कहा हाँ, है। बस उस डेट तक के, 19 डेट है वैसे। अच्छा, एक तो क्रेडिट जाता है ऑब्वियसली सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को, कुछ हमारे सहाफी दोस्तों ने राब्ता भी किया और उसके बाद ये सूरत बनी है, क्रेडिट जाना चाहिए। लेकिन सर आई पर्सनली फील कि ये केस पहले ही अदालत में, हाई कोर्ट में चला जाना चाहिए था। जो देर हुई और क्या वजूहत बनी, जो लोग अदालतों में उठते बैठते हैं उन्हें मालूम है कि ये देर हुई है, ये पहले ही हो जाना चाहिए था। शायद किसी को तस्कीन मिल रही थी कि इमरान रियाज एक अदालत से दूसरी अदालत और तीसरी अदालत है। सर ये तो हो गया इमरान रियाज जिसके ऊपर इल्जाम था। अब सर आए थे उन लोगों की तरफ जिनके जिनके ऊपर फर्द जुर्म आयद होनी थी, लेकिन कानून बदल गए, अदालतें बदल गई, वज़ीर आज़म बन गए। सर ये हो क्या रहा है अदालत के अंदर, इस पे भी अपडेट कीजिएगा। कुछ सवाल है मेरे पास, लोगों ने पूछे हुए हैं।
क्योंकि मैंने एक सिलसिला शुरू किया है आवाम को शामिल करने का, तो उस पर फिर मैं क्वेश्चन, उसमें लोगों ने पूछा कि बता देंगे अपडेट क्या है, कानून भी आ गया, अब ये इसको खत्म कैसे करेंगे, वंस फॉर ऑल आखिरी राउंड जो शुरू हो चुका है, कौन रेफरी है सर आखिरी राउंड का? मेरा ख्याल आप नैब के केसेस की बात कर रहे हैं और नवाज शरीफ खानदान की बात कर रहे हैं। बड़ी जबरदस्त सवाल आपने उठाया है। इन्होंने तो वो जो नैब का कानून बनाया ना, वो पर्सन स्पेसिफिक है। शहबाज शरीफ को कैसे बचाना है, नवाज शरीफ और मरीम को कैसे बचाना है, सफदर अवान को कैसे बचाना है, सिराज दुरानी को कैसे बचाना है, ख्वाजा आसिफ को कैसे बचाना है, ये पूरा एक मंबा है। और आसफ इन सबको बचाने के लिए नवाज शरीफ को, इवन नवाज शरीफ को, चूंकि इन्होंने FI जो इसकी जुरिस्डिक्शन है ना, वो कर्टेल कर दी है, वो 1985 से नहीं है, उसको बढ़ा दी है और इख्तियार भी दे दिया है कि अदालत में भी मुकदमे वापस भी ले सकते हैं। और इसी की ये कड़ी करते हुए ना, अब चूंकि लॉ ये चैलेंज हो चुका है, तो ये रुक जाएंगे या मामले में। और जो नून लीग के करीबी लोग हैं, वो तो पिछले 6-7 महीने से कह रहे हैं हमें मसला ही कोई नहीं, हम बरी हो जाएंगे इस्लामाबाद। वो मेरे लिए बड़ा मुश्किल है समझना कि कैसे बरी हो जाएंगे, लेकिन ये बातें वो यहाँ बैठे वो कर रहे हैं। अब इसका फायदा वो यहाँ लेगी अदालत के अंदर कि इस कानून के बाद मरियम भी इस इसमें तरह खाली हो जाएगी सर, मरियम भी? जी। वो तो यही तैयारी किए बैठे ना कि ये तरमीम के बाद। लेकिन मसला इसको जो परेशानी जो चली आ रही है, वो परेशानी ये है कि नून लीग के अपने क्वार्टर्स में है कि अपना नाराज है, मरियम नाराज है अपने बाप से कि अब्बा जी ये अपना शहबाज शरीफ तो वजीर आला बन गया, उसका बेटा जो है वजीर आला बन गया, आप तो वहीं बैठे हैं, सागदार वहीं बैठा है। और ये परेशानी तो है कि ना डिप्लोमेटिक पासपोर्ट बन सका, ना उनको वो पाकिस्तान ला सके। अगर वो पाकिस्तान आ जाते हैं नवाज शरीफ, तो यहाँ गिरफ्तारी देनी पड़ेगी। सागदार आते हैं उन्हें भी गिरफ्तारी देनी पड़ेगी, यहाँ पर जेल की हवा उन्हें भुगतनी पड़ेगी। ये जो कानून है, मुरवजा कवानीन है, जो कि उन्होंने अदालतों ने जमानतें दी थी और सिर्फ मेडिकल चेकअप के लिए बाहर जाने दिया था, कहा था पाकिस्तानी आए, और वो इश्तिहारी भी डिक्लेयर हो चुके हैं। तो ये वो मामला है जो चल रहे हैं। सर जाहिर अगर केसेस भी किसी अगर कोई डील है अपने मनपसंद जज के पास मुंतकिल करवाएं अदालत नैब के? ये बड़ी जबरदस्त बात आपने कही है। अच्छा आपको याद है हम अरशद मलिक का हमने एक बार पहले जिक्र किया था कि बशीर के पास एवन फील्ड का केस चला था, तो अल अजीजिया अरशद मलिक को खुद लगाया और अशतर साफ के दफ्तर में जूनियर में मुझे बताया था, उस वक्त भी वो अटॉर्नी जनरल थे, आज भी वही अटॉर्नी जनरल है। तो उन्होंने बाकायदा एक जज लगाया, मुझे बताया उन्होंने वहां के दफ्तर के, उनका जी एक जज लगा लिया मर्जी का, और वहां से बशीर से खुद केस ट्रांसफर कराया अरशद के पास। ये रिकॉर्ड की बात है। अरशद ने केस सुना और अरशद उनसे आकर यहाँ मियाँ साहब से भी मिला, फिर वो सऊदिया में भी चला गया, उम्रे में भी चला गया, रिश्वत भी देगी, ये रिकॉर्ड के ऊपर बात है। तो अब क्या किया है, अब उन्होंने अकाउंटेबिलिटी कोर्ट 7 में एक जज लगा लिया है। मुझे नहीं पता नाम का इसका, मुझे तो नैब के अंदर से ये चीजें सारी पता चल रही हैं कि जो जिस जज के पास ये केस चल रहा था, वो बड़ी फाइनेंस बड़ी यानी बड़ी तेजी से मामला को लेके चल रहा था और वहां बचत होने की चांस नहीं थे। अब नैब जब चैलेंज हो गया, उन्होंने कहा ये तो फंस गए। अब इनका वजीर कानून भी मेरा दोस्त है, आजम निताड़ आपका भी दोस्त है, पुराना ताल्लुक है उसके साथ, आपको पता है। आजकल नाराज तो है, आजकल नाराज है। चले चले वो नाराजगी उनकी अपनी जगह है, लेकिन हमारी बात जुबान तो नहीं रोक सकते ना सच कहने से। तो वो अपनी मर्जी का जज ले, हम वार्न कर रहे हैं। हम आपको, मैं ऐसे नहीं बता रहा, मैं नैब के अंदर से भी बता रहा हूँ, नैब की कोर्टों के अंदर भी विजिट करके जो वहां से पता चला है, मैं वो पोजीशन भी आपके सामने रख रहा हूँ। तो प्लान भी उनका ये है कि किसी तरह से कोर्टों के अंदर से, अगर ये नैब का कानून नहीं बचता, तो वहां कोर्टों के अंदर से रिलीफ नवाज शरीफ को, यानी पॉलिटिकल केसेस लगे हैं उस अदालत में, सिर्फ पॉलिटिकल केसेस। और कैसे ट्रांसफर कर दिए आपने, यानी किस बुनियाद पर ट्रांसफर कर दिए? ट्रांसफर करने का आप तो इख्तियार तो है ही नहीं है, ये तो ट्रांसफर करने तो हाई कोर्ट के मामले पास इख्तियार था, और इन लोगों ने कर दी और प्लानिंग उनकी पूरी चल रही है। सर प्लानिंग चल रही है, लेकिन एक और भी प्लानिंग है, बड़ी प्लानिंग है, और उस प्लानिंग के आगे सारे जो है ना, सारी प्लानिंग धरी की धरी रह जाती है। इंसान को सिर्फ ये याद रखना चाहिए। व्यूअर्स, ये हमारी आज की नशिस्त थी उन तमाम लोगों को जो इमरान रियाज की रिहाई के लिए खड़े रहे, जिन्होंने आवाज बुलंद की। बच्चों ने, बूढ़ों ने, बहनों ने, बेटियों ने, पाकिस्तान के हर कोने से, पाकिस्तान के बाहर भी एहतजाज हुए। उन सबका शुक्रिया जो इस आवाज में आवाज अपनी शामिल करते रहे। उन तमाम सहाफियों का। अजहर साहब, मैं आज पुराने दोस्त भी देख रहा था, मैंने आज हबीब अकरम को देखा। जी बिल्कुल, हबीब अकरम मौजूद थे, बाबर डोगर मौजूद था, आरिफ हमीद भट्टी थे, आरिफ शहजाद हमीद हुसैन थे। हाँ, आरिफ हमीद भट्टी साहब के साथ तो मैंने दोनों ने, यानी आरिफ भट्टी साहब ने मेरे ब्यूरो चीफ रहे,
दुनिया टीवी में मैंने और उन्होंने इकट्ठे मार खाई है एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स की मुशर्रफ के दौर में। लोग ये कहते हैं ना आप ये यूट्यूब पे बैठ के इनको ये पता यूट्यूबर है, वीलॉगर है, इन्हें पता नहीं साबित लोगों ने की है। रिकॉर्ड पे आपका लफ्ज यूज करते हैं, रिकॉर्ड पे मौजूद है। आज भी मुझे याद है कि किस तरह डंडे बरसाए गए, डंडे उस वो जो शख्स जो जिस तरह फोर्स खड़ी थी भट्टी साहब पे भी और मेरे पे डंडे तोड़े गए, और वो हम वक्त नहीं भूल सकते। फिर मुझे दुनिया टीवी के बहुत सारे लोग नजर आए जो एक्सप्रेस से दुनिया में गए थे, प्रोड्यूसर्स, और काफी लोग नजर आए एंड आई एम रियली सरप्राइज हबीब अकरम वाज देयर। आई थिंक एक रिवायत पड़ी है कि लोग एक मैसेज गया है कि जब हमारे कबीले को कोई छेड़ेगा तो फिर हम सब इकट्ठे हो जाएंगे, चाहे आपकी अपनी सोच हो, किसी भी पार्टी को या किसी भी नजरिए को आप सपोर्ट करते हो। एक अच्छी मिसाल जो है वो पैदा हुई। व्यूअर्स अपने कमेंट्स जरूर भेजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करें। मुझे और अजय सदीक साहब को इजाजत दीजिए। अल्लाह के बाद।